हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 16वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और उन 15 लेक्चर्स में जो भी हमारे पूरे हो चुके हैं उनमें 2 यूनिट हमने पूरी तरह से कवर कर ली हैं। तीसरी यूनिट हमारी चल रही है बल, जिसमें हम बल का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम घर्षण बल पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ चुके हैं सर डिटेल में। उसके बाद ससंजन और आसंजन पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम प्रत्यानयन बल की भी चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास है, आज की क्लास में हम समझेंगे कि सर ये उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और सर इसी बल के आधार पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था आर्किमिडीज, उसने एक अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आखिरकार हम वो भी समझेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होते हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। चित्र में इसलिए बना के लाया हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। तो हम पहले समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है सर उत्प्लावन बल। तो हम यहाँ उत्प्लावन बल को समझने के लिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप देखो, जब नहाते हो तो नहाने के दौरान एक प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल क्या करोगे? प्रैक्टिकल ये करना कि जैसे मग होता है, मग को उल्टा करके उस पानी में उसको दबाकर मग को उल्टा करके पानी में डुबोने की कोशिश करना। जब आप पानी में उसको डुबो देगो, अब फिर ऐसा मत करना कि चेहरा उसके आगे कर लो और तब उसको छोड़ो तो मग आके मुंह में ही लगेगा भाई साहब। तो ऐसा मत करना, मग को ऐसे पानी में डुबो लेना उल्टा करके और फिर थोड़ा सा ऐसे हट कर छोड़ना उसको। तो उस पानी के द्वारा उस मग पर एक बल लगेगा और ऊपर उसको भगाएगा। ऐसा आपने प्रैक्टिकल किया होगा और नहीं किया है तो ये आराम से कर भी सकते हो। तो आप यहाँ सब सोच सकते हो कि सर ऐसा क्या हुआ कि सर इस मग को हमने जैसे ही पानी में डुबोया तो वो पानी इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, एक बल लगा रहा है और उस बल के कारण वो मग ऊपर की तरफ भागा। तो जो बल लगाया था सर उसी को तो उत्प्लावन या उत्क्षेप बल बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल लगभग सबने किया ही होगा और नहीं किया है तो वो जाके कर सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि सर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें, आराम से जब नहाओ तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। अब हम यहाँ समझते हैं, देखो फिर और समझते हैं कि इसको और डिटेल में समझते हैं क्या है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये पानी भरा हुआ है इसमें। हमने क्या किया कि इस ब्लॉक का कुछ भार तो होगा ही सर, इसका भार कुछ होगा। हम मानते हैं सर इसका भार W1 है, W1 इसका भार है। अब हमने कहा इस व्यक्ति से कि जाओ इस ब्लॉक को उठाओ। तो इस व्यक्ति ने इस ब्लॉक को उठाया, तो शायद ये ब्लॉक थोड़ा भारी था तो इसने उठा तो लिया, लेकिन बहुत ताकत लगानी पड़ी, इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। तो इसने ब्लॉक को तो उठा लिया, लेकिन इसने सोचा कि चलो इस ब्लॉक को मैं पानी में ले जाकर देखता हूँ। तो जब ये पानी में ले जाकर गया इसी ब्लॉक को, तो फिर इसका जो भार होगा, भार अब जितना भार यहाँ हवा में था, अगर हम बात करें सर यहाँ पर एयर है और यहाँ वाटर है, तो अगर हमने देखा कि सर हवा में इसका जितना भी भार था उतना भार अब पानी में नहीं रहा। पानी में जैसे ही हम इसको हम लेके गए तो फिर इसके भार में थोड़ी सी कमी आ गई सर। फिर हमने जो यहाँ पर हमें मुश्किल हो रही थी उठाने में, हमने यहाँ पर आसानी से उठा लिया। क्यों? क्योंकि इसके भार में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, और नहीं महसूस किया है तो देखो, जब बाथरूम में जाना तो नहाने तो अपने हाथ पर साबुन रख लेना, साबुन उसको देखना, महसूस करना कि उसका वजन कुछ है और हमारे हाथ पर नीचे की तरफ बल कार्य कर रहा है, उसका भार कार्य कर रहा है। जब ऐसे ही हम हाथ को पानी में डुबोएंगे, तो उस जो साबुन द्वारा लग रहा था जो तुम्हारे हाथ पर बल, वो कम महसूस होगा। ऐसा आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, होता है ऐसा। तो अगर हम इस वस्तु को, इसने कहा कि भाई इस वस्तु को मैं पानी में ले जाऊंगा, जैसे ही इस पानी में ले गया तो इसके भार में थोड़ी सी कमी आई और इसके भार में कमी आने के कारण इस व्यक्ति ने इसमें आसानी से उठा लिया। तो इसी को जो इसके भार में जो कमी आई है वो आई क्यों है? इसलिए आई है क्योंकि ये जो पानी है, पानी इसके इसको ऊपर की तरफ एक बल से धक्का दे रहा है। पानी जो है इसको ऊपर की तरफ एक धक्का लगा रहा है। सर जो ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है ना सर, यही उत्प्लावन बल है। तो यहाँ से उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या हुई कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, जिसके कारण उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है, तब उस बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं, आप हमारे साथ लिख लो, फिर उसके बाद हम ये वाला एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो हम कहेंगे जब किसी वस्तु को, जब किसी
वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है तो उसके भार में तो डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, क्योंकि वह द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तब उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। हमने समझा कि जब किसी वस्तु को हम अगर किसी द्रव में ले जाएंगे तो सर उसमें उसके भार में आभासी कमी आ जाएगी, और कमी आएगी क्यों? क्योंकि वह द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा होगा। जो बल लगा रहा है ऊपर की तरफ सर उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका मतलब हम ये समझे कि सर उत्प्लावन बल किसी वस्तु के भार में कमी ला देता है, आभासी कमी लाता है। वास्तविक भार तो उसका बदलता नहीं है, लेकिन आभासी कमी हो जाती है भार में। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमारे पास ये जो उत्प्लावन बल का है एक एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी वो रियल है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी। तो उसमें क्या था कि हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानी आदमी थे। इन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, और इतना कुछ, ये एक राजा थे शुरुआत में, लेकिन इन्होंने इतना दान कर दिया कि ये फिर एक व्यक्ति के यहाँ पर ये खुद को इन्होंने बेच दिया, अपने बच्चों को भी बेच दिया, और ये जो इनकी पत्नी थी, इनकी जो रानी थी वो पत्नी, उनको भी बेच दिया था दान के चक्कर में। तो बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। तो ये क्या था, ये जब बेच चुके हैं, अलग अलग लोगों ने इनको खरीद लिया है, तो फिर ये अपना काम करवाते हैं लोग। तो इनका जो मालिक था वो इनसे कहता है कि जाओ एक मटका भर के लाओ पानी का। तो ये नदी के पास जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका मालिक इनको ज़्यादा खाने के लिए नहीं देता था, तो ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे। इन्होंने अपना मटका तो नदी में से भर लिया, ये नदी है, तो अब लेकिन इसको उठाने की कोशिश इन्होंने की, तो इनसे उठा नहीं गया। जब इनसे उठाया ही नहीं गया तो फिर इन्होंने देखा कि सर कोई आसपास में आ रहा है, तो पता चला कि इनकी ही रानी थी, इनकी जो पत्नी थी वही यहाँ पर आई पानी भरने के लिए। तो इन्होंने देखा कि चलो ये मटका हमारा उठवा देंगी। तो फिर हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से बोला कि हमारा मटका उठवा दीजिए। तो रानी ने कहा कि देखो, आप दूसरी कास्ट में हो और मैं अब दूसरी कास्ट में हूँ, तो हमारी कास्ट अलग होने के कारण मैं आपका मटके को छू भी नहीं सकती हूँ। मटके को मैं उठवा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ। उपाय क्या बताया इन्होंने कहा कि इस मटके को आप पानी में इसको ले जाओ। पानी में जैसे ही तुम ले जाओगे तो इसके भार में कमी आएगी, और जैसे ही पानी में ले जाओगे, यहाँ तक मान लो तुम्हारे कमर से ऊपर तक पानी आ जाएगा, तो मटका भी वहाँ तक आ जाएगा। फिर आप अपना बल लगाकर उसको उठा लेना। तो कुल मिलाकर मैं एक आपको उपाय बता रही हूँ, उसके माध्यम से आप इसको उठा सकते हो। तो फिर राजा यहाँ पर गए, और पानी में थोड़ा सा कमर से ऊपर तक पानी आया तो मटका भी वहाँ तक आ गया। फिर आराम से इन्होंने उठाकर सिर पर रख लिया, निकल के आए और फिर ये चल दिए। अब लेकिन रास्ते में कमजोर बहुत से, रास्ते में इनको कोई पत्थर वगैरह पड़ा था तो उससे टकरा गए बेचारे, तो मटका गिर गया, टूट गया। फिर इनके मालिक ने इनको बहुत डांटा, फिर इनको बोल दिया कि जाओ तुम शमशान घाट की रखवाली करोगे, आज से ये पानी भरने का काम तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ शमशान घाट की रखवाली करो। तो ये एक कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो आपने सुनी होगी। तो इसमें हम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये जब रानी ने इनको बोला था कि आप इस मटके को लेकर पानी में अंदर चले जाओ, जब पानी में अंदर जाओगे तो इस मटके के भार में, अभी यहाँ पर भार ज़्यादा है, मान लीजिए अभी यहाँ पर इसका भार W1 है, लेकिन जब तुम यहाँ पर ले जाओगे इसी मटके को तो इसका भार W2 हो जाएगा, लेकिन ये जो होगा W1 से ये कम होगा, तो फिर तुम इसको आसानी से उठा सकते हो। तो यहाँ पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था? कुल मिलाकर यहाँ पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सर? उत्प्लावन बल। क्योंकि यहाँ पर रानी जानती थी कि यहाँ अगर पानी में ले जाएंगे तो इसके भार में कमी आएगी,
तो वही तो मैंने अभी कहा कि एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को अगर पानी में लाएंगे तो वो अपने आप ही पानी द्वारा उस वस्तु को ऊपर लगाया जाएगा और ऊपर की तरफ उसको ढकेलने का प्रयास करेगा। उस बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और ये हमने एग्जाम्पल से समझा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप सिर पर बोझ रख के ले जा रहे हो, जैसे होता नहीं कि गांव में चारा वगैरह काट के लेके जाते हैं। तो अगर हम चारा काट के लेके जा रहे हैं सिर पे और बीच में नदी है, पुल कोई है नहीं जिसके ऊपर से हम निकल जाए, हमको अंदर से ही जाना है। तो जो भी देखो बुजुर्ग लोग होते हैं बड़ा उन्हें बेशक वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है लेकिन उनको जानकारी होती है। जैसे मान लो एक बुजुर्ग है और अपने सिर पर उस बोझ को रखे जा रहा है, तो उसने भी देखा कि नदी है, अब इसमें पार करनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर पे ही रखा रहने दो और आराम से नदी में से निकलोगे, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। एक तो नदी का बहाव का बल और दूसरा एक ऊपर से बोझ है। तो वो भी बुजुर्ग क्या करेगा, उस बोझ को पानी में डाल देगा और कई पता है, क्योंकि वो भी जानता है कि पानी में डालकर इसके भार में कमी आ जाएगी, फिर मैं आराम से इसको धक्का देते हुए आराम से उधर ले जाऊंगा, फिर उठा लूंगा थोड़ा पानी, जब इसका कम हो जाएगा तो आराम से उसको रख के चला जाऊंगा। मतलब वो उस बुजुर्ग ने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है लेकिन वो भी जानता है कि अगर इस भारी वाली चीज को पानी में डालूंगा तो इसके भार में कमी आ जाएगी, जिसको मैं आसानी से उधर ले जा सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि सर अगर हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोएंगे तो वह द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, जिसके कारण उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाएगी। उस बल को ही उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है बोयांट फोर्स, वैसे इसका कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि इससे बोयांसी फोर्स लगा रहता है। तो बोयांसी तो एक नाउन है, बोयांसी नाउन हो गया और पीछे फोर्स भी नाउन हो गया, तो दो नाउन एक साथ आ गए। मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि सर दो नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये एक एरर होती है, इसलिए मैंने बोयांसी फोर्स नहीं लिखा क्योंकि वो इंग्लिश की एरर हो जाती, तो इसको बोलते हैं बोयांट फोर्स। ठीक है भाई। तो उत्प्लावन बल, अब हम बात करते हैं कि सर इस बल की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसने किया। सर सबसे पहले किस व्यक्ति ने इस बल के बारे में जानकारी की, तो उस व्यक्ति का नाम है, हम कहेंगे सर्वप्रथम उत्प्लावन बल की विस्तृत चर्चा आर्किमिडीज, नाम सुना होगा आपने, आर्किमिडीज ने की। सर्वप्रथम ये जो बल है, इस तरह का बल है, सबसे पहले आर्किमिडीज ने इसकी विस्तृत चर्चा की और इसकी विस्तृत चर्चा करने के बाद आर्किमिडीज ने अपना ही एक सिद्धांत निकाला था, उसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सर्वप्रथम उत्प्लावन बल की विस्तृत चर्चा आर्किमिडीज ने की थी और इसी बल, अब ये इसी बल का मतलब है ये वाला उत्प्लावन बल, इसी बल के आधार पर आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गया। आर्किमिडीज ने इस वाले बल की सबसे पहले चर्चा उन्होंने की थी। आर्किमिडीज ने ही देखा, देखो पहली बार वो क्या था कि आर्किमिडीज एकदम नदी में कूदे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई बल लग रहा है ऊपर की तरफ। उनके माइंड में एकदम आइडिया विचार आया। ये कहानी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जैसे ही नदी में कूदे तो इनके माइंड में एक विचार आया, क्योंकि उसने बल लगाया तो माइंड में विचार आया, और जानते हैं कि विचार बहुत कम समय के लिए माइंड में आता है। तो ये तुरंत नदी से निकले, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, ऐसे ही दौड़ दिए अपनी लैब के लिए। लैब इनकी काफ़ी दूर थी, वहाँ तक बिना कपड़े पहने ऐसे ही चले गए दौड़ते हुए और जाके लिख दिया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये जो विचार माइंड में आया है, पता नहीं ये विचार कितनी देर तक माइंड में रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहता है, फिर ये चला जाता है। तो मैं कहीं भूल न जाऊँ इसलिए दौड़ गए, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, ऐसे ही दौड़ गए और आराम से जब लिख दिया था तब उन्होंने चैन की सांस आई थी कि हाँ चलो ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये जो बल है, इस बल को खोजा था आर्किमिडीज ने, और इसी बल के आधार पर आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब होता क्या है कि आर्किमिडीज ने सिद्धांत में क्या कहा था, इसने ये कहा था कि जितना भी ये पानी बल लगाएगा, मतलब उत्प्लावन बल को मैथमेटिकली प्रूफ भी इन्होंने किया था
हम यहाँ से इनके सिद्धांत के माध्यम, जब हम इनका सिद्धांत अभी पढ़ेंगे तो इनके माध्यम से हम ये भी निकाल लेंगे कि आखिरकार किसी वस्तु पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा, आखिरकार उत्प्लावन बल की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो भी इन्होंने मैथमेटिकली निकाल के दिखाई थी, अलग अलग वस्तुओं के निकाल के दिखाई थी, तो वो भी हम समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, वही बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझते हैं। आखिरकार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज ने अपना जो सिद्धांत दिया था सर, एक कहानी से प्रेरित होकर दिया था। आपने में से बहुत से लोगों ने कहानी सुनी होगी, सोने के मुकुट की कहानी। उस कहानी से प्रेरित होकर आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत बनाया था। आर्किमिडीज अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और ये कहा जाता है कि इनके पिताजी भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अपने पिताजी से ही ये प्रेरित होकर विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लिया करते थे। आर्किमिडीज के बारे में एक बहुत रोचक जानकारी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। आप हमको ये बताओ कि एक फॉर्मूला है 2πr, ये फॉर्मूला किसका है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सर, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने इस पाई को इस्तेमाल किया है। पाई को हम एक लंबे समय से पाई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसकी वैल्यू को अपने सवालों में रखकर सही उत्तर निकालते चले आ रहे हैं। लेकिन आज पहली बार आप में से बहुत लोगों को आज पहली बार पता चलेगा कि जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो सबसे पहली बार आर्किमिडीज ने ही कैलकुलेट करके निकाली थी। तो ये देखो, हमने पाई तो बहुत पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये नहीं हम जानते थे कि आखिरकार इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसने निकाली थी। तो सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू आर्किमिडीज ने ही निकाली थी। अपनी सिद्धांत जब दिया था तो अपने सिद्धांत की कैलकुलेशंस के दौरान इस पाई की वैल्यू को उन्होंने निकाला था। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। इनके जीवन को अगर देखा जाएगा तो इनने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है विज्ञान के क्षेत्र में। तो पहले हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय समझते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है वो एक विज्ञान से भरपूर जीवन है। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें आमिर खान का जो किरदार है वह किरदार ऐसा है कि वो व्यक्ति साइंस से बहुत रिलेटेड होता है, विज्ञान का वो हर जगह इस्तेमाल कर लेता है। सेम उसी प्रकार से आर्किमिडीज भी अपने ज़माने में इसी तरह के रहे हैं। वो भी अपने आसपास की चीज़ों को बहुत आसान बनाने के लिए विज्ञान की मदद लेते थे। तो चलिए हम उनका जीवन परिचय थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे सर वो सोने के मुकुट की कहानी क्या है और इससे आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत कैसे दिया। देखो, आर्किमिडीज के जन्म की बात करते हैं तो आर्किमिडीज का जन्म 287 ईस्वी पूर्व में हुआ था साइराक्यूस नामक शहर में। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमारे साथ आप लिखते रहना। इनका जो जन्म है, अगर हम बात करें जन्म 287 BC, BC का मतलब होता है ईस्वी से पहले, 287 साल पहले की बात हो रही है। अब इनका जन्म हुआ है SYRACUSE साइराक्यूस सिटी, CITY साइराक्यूस सिटी में हुआ है। अब आप कहोगे सर ये सिटी कहाँ पड़ती है। अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर वर्तमान में हम बात करें कि सर ये सिटी कहाँ पड़ती है, तो ये है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। अब सिसिली द्वीप कहाँ पर है? इटली। देखो, मैंने एक दो वीडियो पहले या पहले कुछ वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आप इटली को जाकर खोजो मैप पर, इटली कहाँ पर है। तो हम एक, अगर तुमने खोजा होगा तो अच्छी बात है, नहीं खोजा है तो यहाँ देख लो। अगर हम ये मानते हैं कि सर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, हमने कहा कि सर ये है भूमध्य सागर और इसी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है, इसको बोलते हैं इटली। ये है इटली, ये भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है इटली। और यहाँ पर इटली के ही मुख पर यहाँ पर है, ये एक छोटा सा द्वीप है, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप ये है, ये सिसिली द्वीप है। और इसी इटली के आगे यहाँ पर एक और प्रायद्वीपीय देश है, उसका नाम है ग्रीस। ये जो देश है, अब मैंने इसको क्यों बताया है, क्योंकि अभी इस ग्रीस देश का जिक्र होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि सर ये भूमध्य सागर है, अब आप मैप पर जाके देखना, अब मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, ये भूमध्य सागर है सर, भूमध्य सागर में ये सिसिली द्वीप है। देखो, सिसिली द्वीप के बारे में एक और रोचक जानकारी आपको देता हूँ कि भूमध्य सागर का यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, वह पूरे वर्ष भर आग उसमें से निकलती रहती है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं उसको। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है,
तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि सिसिली द्वीप पर है। तो अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये कहाँ पर है सर? ये सिसिली द्वीप पर पड़ता है। और देखो वर्तमान में सिसिली द्वीप पर इस इटली का कब्जा है, लेकिन जिस वक्त आर्किमिडीज यहाँ रहा करते थे उस वक्त ग्रीस का यहाँ कब्जा था, क्योंकि आर्किमिडीज ग्रीस के व्यक्ति थे और ग्रीस के राजा ने यहाँ पर अधिकार किया था। ग्रीस की ये कॉलोनी हुआ करता था उस वक्त आर्किमिडीज के समय में। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो ये सिसिली द्वीप पर इटली का ही अधिकार है। इटली के सामने ये सिसिली द्वीप पड़ता है और इसी पर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये क्या है? इसको भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर सक्रिय ज्वालामुखी है, पूरे वर्ष भर इसमें आग लगी रहती है, ये चमकता रहता है और भूमध्य सागर के बीच में है। ये भूमध्य सागर पूरा है और उसमें है, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। ये हम एक्स्ट्रा जानकारी याद रखेंगे। तो हमें ये समझ में आया इसे इटली देश है, यहाँ पर सिसिली द्वीप है और यहाँ पर आगे ग्रीस पड़ता है। तो हमने बात की कि सर ये जो साइराकुस नामक सिटी है, ये साइराकुस नामक सिटी है, उस वक्त ये इस सिसिली द्वीप पर एक ही सिटी हुआ करती थी, इसका नाम था साइराकुस नामक सिटी और इस सिटी का हेरोन नामक राजा था। तो हेरोन नामक राजा इस पर कमांड कर रहा था, जो कि ग्रीस का व्यक्ति था, ग्रीस का। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि सर ये जन्म हुआ 287 BC में साइराकुस नामक सिटी में सिसिली द्वीप पर हुआ था। और इनकी मृत्यु, अगर हम मृत्यु की बात करें तो 212 BC ईसवी से पहले 212 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर हम बात करें कि सर इनका कितना जीवन काल रहा, 7 में से 2 गए तो 5 और 8 में से 1 गया तो 7, कुल मिलाकर 75 वर्षों का इनका जीवन काल रहा है। और इन 75 वर्षों में आर्किमिडीज ने अब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया है। तो हम इनके योगदानों में से सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान समझते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम पाई का एग्जैक्ट मान ज्ञात किया था। पाई का जो एग्जैक्ट मान, अच्छा इन्होंने कितना एग्जैक्ट मान ज्ञात किया था? तो देखो वो पाई की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3.1415। आगे भी है लेकिन हम इतनी लिख के चलते हैं कि इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू, इनकी पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो इन्होंने निकाली थी 3.1415। आज हम इनका इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं अपने सवालों में। तो हम समझते हैं कि सर इन्होंने सर्वप्रथम पाई का एग्जैक्ट मान निकाला था। अगर आप ये सोचो कि सर आर्यभट्ट ने निकाला था, आर्यभट्ट ने इसकी वैल्यू को निकालने का प्रयास किया था लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं निकाल पाए थे। आर्यभट्ट ने 0 और दशमलव का खोज, हम मान सकते हैं कि आर्यभट्ट ने 0 की और दशमलव की खोज की, लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट आर्यभट्ट इन्होंने, आर्किमिडीज ने ही की थी। अगर हम बात करते हैं सर इनकी शिक्षा का, अगर हम आर्किमिडीज की शिक्षा को देखते हैं तो प्रारंभिक इन्होंने जो शिक्षा है वो साइराकुस साइराकुस सिटी में ही की। प्रारंभिक शिक्षा में तो इनके पिताजी से ही इन्होंने ज़्यादातर शिक्षा ली थी, साइराकुस सिटी में ही ये पढ़ने जाते थे, वहीं पढ़ते थे। लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें तो उस वक्त, आज अगर आप देखते हैं मिस्र देश देखते हैं, मिस्र, तो मिस्र में एक अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी थी, अलेक्जेंड्रिया शहर में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय। उसी में वो उस वक्त पढ़ाई का अहम केंद्र था। तो ये उच्च शिक्षा के लिए उसी में मिस्र शहर में गए थे, अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मिस्र में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में गए थे और वहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अब अगर हम बात करें सर इन्होंने ये थे कहाँ के, वैसे एग्जैक्ट अगर देखा जाए आर्किमिडीज कहाँ के थे, तो आर्किमिडीज ग्रीस के निवासी थे।
लेकिन ग्रीस में इनका जन्म तो यहाँ हुआ था क्योंकि इनके पिताजी ग्रीस से निकलकर यहाँ सिसिली द्वीप पर आ गए थे राजा के साथ। वहाँ का राजा था हेरोन नाम का राजा। तो हम बात करेंगे हेरोन। सायरा, तत्काल, हम बोलते हैं तत्काल। तत्काल का मतलब उस वक्त। तत्काल, SYRACUS, सायराकुस का राजा। तत्काल जब ये आर्किमिडीज वहाँ थे तब सायराकुस का जो राजा था वो राजा कौन था? राजा हेरोन था। हेरोन। हेरोन अपने, देखो हेरोन जैसे ये अपना मतलब इसके जो पिताजी थे वो यहाँ के राजा थे, लेकिन ये जब जवान हुआ तो इसके पिताजी ने इसको बिठा दिया। कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी और ये हेरोन को गद्दी पर बिठा दिया। हेरोन ने अपना पहला युद्ध जीता। हेरोन ने अपना पहला युद्ध जब जीत लिया तो ये बहुत खुश हुआ और खुश होकर इसने कहा था कि मैं अपने भगवान ज्यूस को सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। तो हेरोन खुश होकर अपने जो पहला युद्ध उसने जीत लिया था उससे खुश होकर सोने का मुकुट भगवान ज्यूस को चढ़ाने के लिए उसने कहा कि अब मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, हेरोन ने, यहाँ लिखते हैं इसने अपना प्रथम युद्ध जीता तो खुशी में अपने भगवान ज्यूस को सोने का मुकुट चढ़ाने की इच्छा जाहिर की। अब इसने कहा कि भाई हम युद्ध जीत गए हैं और युद्ध जीतने की खुशी में हम सोने का मुकुट चढ़ाएंगे अपने भगवान को। तो फिर इसने सोने का मुकुट बनवाया। एक सुनार से बोला कि आप सोने का मुकुट बनाइए, तो उसने सोने का मुकुट बनाकर लाकर दिया। लेकिन जब सोने का मुकुट इसके पास आया तो इसको लगा कि ये मुकुट जो सोने का है ये प्योर सोने का नहीं है, कहीं ना कहीं ये इसमें कुछ मिलावट की गई है, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो उसने आर्किमिडीज को बुलाया। हेरोन ने आर्किमिडीज को बुलाया कि आप यहाँ आइए। तो आर्किमिडीज वहाँ गया और उससे कहा गया कि ये मुकुट ले जाइए, आप बस हमको ये बताइए कि इस मुकुट में सोना प्योर है, ये प्योर सोने का बना हुआ है या फिर इसमें किसी प्रकार की मिलावट है। तो आर्किमिडीज ने थोड़ी देर सोचा और उसने कहा कि अभी तो मैं एग्जैक्ट, मेरा माइंड नहीं काम कर रहा है या मैं एग्जैक्ट इसको अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा समय चाहिए और कुछ समय के बाद मैं इसकी बता दूंगा कि प्योर सोने का बना हुआ है या फिर इसमें कुछ मिलावट है। तो एक लंबा अरसा बीत गया। आर्किमिडीज इस पर सोचते रहे कि आखिरकार ऐसा क्या मैं मेथड सोचूं जिसकी सहायता से मैं इसकी शुद्धता का पता लगा लूं। आज तो हमारे पास मशीन होती है, 24 कैरेट गोल्ड उसमें रखो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो आर्किमिडीज इस पर बहुत एक लंबा समय बीत जाने के बाद ये एक दिन क्या हुआ कि अपने नहाने के लिए गए और अपने बाथ टब में जैसे ये लेटे तो लेट कर इन्होंने एक इस जैसे पानी होता है, अगर आप पानी में छलांग मारेंगे या फिर पानी में लेट जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पानी ऊपर तुम्हें धकेल रहा है, ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो उसी वक्त इनके माइंड में एक विचार आ गया और इन्होंने कहा था इस विचार की सहायता से मैं सोने की शुद्धता को पता लगा सकता हूँ। तो ये वहां से दौड़ दिए। मतलब इन देखो, हर एक वैज्ञानिक जानता है कि तुम्हारे माइंड में अगर कोई विचार आता है तो वो विचार कुछ समय के लिए ठहरता है, उसके बाद ये विचार चला जाता है, ऐसा होता है। तो वो भी इस बात को जानते थे, तो अपने बाथ टब में से निकले तो जिस तरह से जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वो दौड़ दिए राजा के महल की तरफ और दौड़े दौड़े राजा के महल में पहुंचे और वहां राजा से बोला कि मैं अब सोने की शुद्धता ज्ञात कर लूंगा, मेरे पास एक आइडिया मिल चुका है। उस आइडिया को उन्होंने एक जो भी उनके उस वक्त उपलब्ध कॉपी या पेन था उस पर लिख दिया और अब उन्होंने कहा था कि अब पूरी सभा बुलाई जाए, अब मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि ये सोने का है या फिर इसमें किसी प्रकार की मिलावट की गई है, इस बात को प्रूफ कर दूंगा। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है प्रूफ करो। देखो ये सोने की कहानी चल रही है, सोने के मुकुट की कहानी। तब इन्होंने किस तरह से प्रूफ किया था, देखो इन्होंने आर्किमिडीज ने जो सोने का मुकुट था उसको इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करके दिखाया कि ये मिलावटी है, इसमें एक तरह से मिलावट की गई है। अब आप कहोगे सर हमें भी बताओ वो कहानी, वो किस तरह से उन्होंने प्रूफ करके बताया था कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो वो हम जब अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ लेंगे एग्जैक्ट, तब हमें समझ में आएगा कि आखिरकार इस तरह से उन्होंने
पता 3 उन्होंने पानी के पात्र लिए थे और 3 पात्रों में एक सोने का शुद्ध टुकड़ा लिया था और एक में शुद्ध चांदी ली थी और एक में वो मुकुट लिया था। तो उसको डुबो कर देखा और कुछ निष्कर्ष निकाला। देखो वो क्या प्रयोग था और क्या निष्कर्ष निकाला वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए अब हम समझते हैं आर्किमिडीज ने सोने के मुकुट की शुद्धता की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया था। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैंने पहले से चित्र बनाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उन्होंने क्या प्रयोग किया था, इस प्रयोग को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले एक बात समझो, 1 किलोग्राम पानी लो और 1 किलोग्राम मरकरी लो। मैंने आपको बताया था सर मरकरी बहुत भारी होती है, इसका घनत्व तो सर बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा मरकरी बन जाती है। जैसे मैंने कहा था, शुरुआत में बताया था कि अगर 1 लीटर के पात्र में हम पानी भरेंगे और उतने ही 1 लीटर के पात्र में हम मरकरी भरेंगे तो मरकरी 13.56 किलोग्राम बन जाती है। लगभग 13.5 किलोग्राम मरकरी 1 लीटर के पात्र में बन जाती है और 1 लीटर के पात्र में पानी मात्र 1 लीटर बनता है, 1 किलोग्राम बनता है। इसका मतलब सर ये है, सर इनका जो द्रव्यमान अलग अलग है वो किसके कारण है, वो है केवल घनत्व के कारण। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है सर, 1 किलोग्राम पानी हमने लिया है और सर 1 ही किलोग्राम हमने मरकरी ली है। तो पानी जो है वो 1 लीटर के पात्र को फुल भर देगा, क्योंकि 1 किलोग्राम पानी है तो 1 लीटर के पात्र को फुल भर देगा। लेकिन अगर 1 किलोग्राम मरकरी लेंगे तो सर मरकरी 1 लीटर के पात्र में तली में ही दिखाई देगी, बहुत कम जगह घेरेगी। है वो 1 किलोग्राम लेकिन जगह घेरेगी बहुत कम। इसका मतलब सर इतनी ही जगह में 1 किलोग्राम मरकरी बन जाएगी। तो हमें इतना बात समझ में आई कि सर अगर दो चीज़ों का द्रव्यमान हम समान रखें, हम इनका द्रव्यमान समान रखें, जैसा कि 1 किलोग्राम आपको दिख रहा है, द्रव्यमान समान हो और यदि इनका घनत्व अलग अलग है तो ये जगह भी अलग अलग घेरेंगी। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो कम जगह घेरेगी और जिसका घनत्व कम होता है वो ज़्यादा जगह घेरेगी। जैसे यहाँ पर पानी का घनत्व कम था तो 1 किलोग्राम पानी ने ये पूरा पात्र भर दिया और मरकरी का घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए 1 किलो के पात्र में वो मात्र तली में ही है। ये होता है। इसका मतलब हम समझ में आया कि सर जिसका घनत्व ज़्यादा है वो कम जगह घेरता है और जिसका घनत्व कम है वो ज़्यादा जगह घेरता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम लोहा, तो आप जानते हो सर लोहे का बाट इतना बड़ा होता है 1 किलोग्राम, और हम कहें सर 1 किलोग्राम रुई, जिसको हम कॉटन बोलते हैं, रुई हमने खरीदी। तो अब आप हमको ये बताइए सर रुई ज़्यादा जगह घेरेगी कि वो 1 किलोग्राम का बाट ज़्यादा जगह घेरेगा। तुम कहोगे सर ज़्यादा जगह तो रुई घेरेगी, लेकिन सर वजन तो बराबर है। सर 1 किलोग्राम रुई है और 1 किलोग्राम वो बाट भी है। जगह को कम घेरने वाला बाट है और जगह ज़्यादा घेरने वाला रुई है। तुम कहोगे सर ये वजन दोनों का समान है लेकिन जगह एक ज़्यादा घेर रहा है एक कम घेर रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे कारण है मात्र घनत्व, डेंसिटी। घनत्व देखो, लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वो कम जगह घेर रहा है और रुई का घनत्व कम है इसलिए ज़्यादा जगह घेर रही है। समझ में आ गया? इसका मतलब सर घनत्व कम या ज़्यादा होने के कारण वस्तुएं जगह भी कम या ज़्यादा घेरती हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया और इस उदाहरण से भी समझ में आया होगा। अब हम यहाँ समझते हैं, जैसे मान लो कि हम 1 किलोग्राम लोहे का एक टुकड़ा लाएं और एक और हम लोहे का टुकड़ा लाएं 1 किलोग्राम। तो एक बात बताओ, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जगह कैसी घेरेंगे? ये भी लोहे का है, ये भी लोहे का है, ये भी 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम, कितनी जगह घेरेंगे? तो बराबर जगह घेरेंगे सर, क्योंकि समान धातु के हो गए। अगर मैं सोने का टुकड़ा लाऊं 1 किलोग्राम का और 1 किलोग्राम का ही सोने का टुकड़ा दूसरा लाऊं तो सर इनका अगर जगह घेरने, अगर हम देखेंगे सर ये कितनी जगह घेरेंगे, तो सर दोनों सोने के हैं, दोनों समान है, तो सर समान जगह घेरेंगे। लेकिन अगर मैं 1 किलोग्राम रुई लेकर आऊं और 1 किलोग्राम लोहा लेकर आऊं तो सर कौन ज़्यादा जगह घेरेगा? रुई ज़्यादा जगह घेरेगी। क्यों? क्योंकि घनत्व उसका कम है, लोहे का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो कम जगह घेर लेगा। अब यही बात इन्होंने, जो आपके आर्किमिडीज थे, उन्होंने इस मुकुट की शुद्धता को जांच करने के लिए, अगर तुम्हें इतना बात पता चल गया है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो उन्होंने क्या किया कि प्योर शुद्ध सोने का वजन लिया इस मुकुट के बराबर। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उन्होंने अपना देखा होगा कितना है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सर 1 किलोग्राम, इस मुकुट का जो वजन था 1 किलोग्राम,
तो 1 किलोग्राम इसका वजन है। 1 किलोग्राम का सोना, प्योर शुद्ध सोना हमने 1 किलोग्राम लिया, 1 किलोग्राम शुद्ध सोना लिया और 1 ही किलोग्राम शुद्ध चांदी ली, 1 ही किलोग्राम शुद्ध चांदी ली। इसका मतलब सर शुद्ध चांदी 1 किलोग्राम, शुद्ध सोना 1 किलोग्राम और मुकुट 1 किलोग्राम का था ही। जितने किलोग्राम का मुकुट था, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके चला हूँ 1 किलोग्राम। ये उस वक्त मत सोच लेना कि सर 1 ही किलोग्राम था क्या, नहीं, ये मैं समझाने के लिए लेके चला हूँ कि मान लो कि मुकुट 1 किलोग्राम का था, तो हमने 1 किलोग्राम ही शुद्ध सोना लिया और 1 किलोग्राम ही शुद्ध चांदी ली। अब आप एक बात समझो कि सर सोना का घनत्व ज्यादा होता है और चांदी का घनत्व कम होता है, ये हम जानते हैं। अगर सर सोने का घनत्व ज्यादा है, घना ज्यादा है, तो ये कम जगह घेरेगा और सर चांदी का घनत्व कम है उसकी अपेक्षा, तो ये थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगी। अगर इसका घनत्व सर ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये कम जगह घेर लेगा। और चांदी का घनत्व ज्यादा है, घनत्व सॉरी इसका कम है, तो ये ज्यादा जगह घेरेगी। रुई के हिसाब से ये मान लो कि अगर ये लोहा है तो फिर ये रुई है, मतलब रुई का घनत्व कम होता है तो जगह ज्यादा घेरेगी। तो इसी प्रकार से सर चांदी की ये सोने की अपेक्षा चांदी का घनत्व कम होता है तो चांदी ज्यादा जगह घेरेगी और सोना कम जगह घेरेगा। अब इन्होंने क्या किया कि इन तीनों को इसमें डाला, पानी में डाला। इनमें 3 जो पात्र थे, तीनों पात्रों में बराबर बराबर लेवल पर पानी भरा है। और देखो अगर यहाँ से थोड़ा भी लेवल ऊपर होगा तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से थोड़ा भी लेवल हुआ तो यहाँ से पानी बाहर, यहाँ से थोड़ा भी लेवल ऊपर हुआ तो यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा। अब क्या किया, इन तीनों को यहाँ पर डुबोया, तीनों को डुबोया। डुबोने के बाद पता चला कि सर सोने के वाले पात्र में बाहर पानी निकला इतना, और ये जो मुकुट वाला पात्र था बाहर इसमें पानी निकला इतना, इसने इतना पानी, और ये चांदी वाला पात्र था उसमें ये पानी निकल के आया। इसका मतलब उसने फिर आर्किमिडीज ने ये कहा कि देखो भाई, अगर ये मुकुट शुद्ध होता, प्योर शुद्ध होता, तो सोना जितनी जगह घेरेगा उतनी ही जगह ये घेरेगा। क्यों? इनका अगर ये भी शुद्ध होता और ये भी शुद्ध सोना है ही, तो शुद्ध सोना जितनी जगह घेरता है फिर उतनी ही जगह ये घेरता। अगर ये शुद्ध होता तो ये शुद्ध नहीं है, इसमें कुछ चांदी की मात्रा मिलाई गई है, इसलिए इसका घनत्व कम हो गया है। और घनत्व अगर कम हो गया है इसलिए इसे ज्यादा जगह घेरेगा, और ज्यादा जगह घेरने के कारण ये पानी भी ज्यादा बाहर निकलवा देगा। और ये चांदी तो भाई साहब इसका घनत्व कम होता ही है, तो ये तो पानी ज्यादा निकाल ही रही है। अगर ये ऐसा होता कि ये जो मुकुट इसमें डुबोया है, अगर मुकुट डुबोने के बाद यहाँ पर जो पानी की मात्रा निकलती वो सोने के बराबर होती, तो हम ये कहते कि सर ये मुकुट जितनी भी जगह घेर रहा है पानी में उतनी ही जगह ये सोना घेर रहा है। इसका मतलब इनकी जो शुद्धता है वो बराबर है। तो ये हमारे पास प्योर था, शुद्ध था। अगर इसके बराबर ये प्योर होता तो सर इसकी मात्रा से भी पानी उतना ही निकल कर आता जितना इसने बाहर निकाला है। तब इस प्रयोग के माध्यम से आर्किमिडीज ने यह कहा था, देखो शुद्ध सोना है, उसमें से मात्र इतना पानी निकला है। अगर ये मुकुट शुद्ध होता तो वह पानी भी मात्र इतना ही निकाल कर देता। इसने इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा पानी निकाला है। ये क्यों निकाला है? क्योंकि इसका जो घनत्व होगा वो सोने से कम हो गया होगा, और सोने से कम घनत्व कब हुआ होगा? जब इसमें बाहर से चांदी मिलाई होगी। तो कुल मिलाकर इस मुकुट में चांदी की मात्रा है। इस तरह से आर्किमिडीज ने पता लगा लिया कि ये जो है ये मुकुट चांदी इसमें मिली हुई है, कहीं ना कहीं ये मिलावटी मुकुट है। फिर उसके बाद उस सुनार को जो राजा हेरोन था उसने सजा भी सुनाई थी कि भाई हम भगवान को भेंट चढ़ाना चाहते हैं और तुम उसमें भी मक्कारी कर रहे हो। तो वहां से अब यहाँ से इनके दिमाग में ये जो आइडिया आया कि बाहर द्रव्यमान पानी निकलेगा, घनत्व वगैरह, ये इन बातों को लेकर ही आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन सभी बातों को लेकर के भाई अगर वस्तु इसमें डालेंगे, किसी लिक्विड में डालेंगे, तो वह अपनी डेंसिटी के हिसाब से पानी को बाहर निकालेगी। तो ये जो पानी बाहर निकल के आ रहा है, इसी के आधार पर आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और आर्किमिडीज का सिद्धांत के हिसाब से कि सर उत्प्लावन बल जो होता है वो उत्प्लावन बल कितना होता है वो भी हम अभी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम समझेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत अब हम समझेंगे सर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखो ये जो सोने की कहानी थी,
वो हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। सोने की कहानी क्या थी कि भाई सोने का जो मुकुट था, सोने का मुकुट, उसकी शुद्धता आर्किमिडीज ने कैसे पता लगाई? इस तरह से पता लगाई, घनत्व की सहायता से, घनत्व की सहायता से। तो उन्होंने इसी घनत्व के आधार पर यहाँ से कुछ बातें ली और उसके माइंड में और विचार बढ़ा और अपना एक सिद्धांत ही निकाल कर दे दिया। इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो हम अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में जानकारी करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर यहाँ से आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आर्किमिडीज का सिद्धांत समझते हैं कि आखिरकार वो सिद्धांत क्या था, जिसकी हम चर्चा काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन अब वो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, आखिरकार वो सिद्धांत क्या है। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, मैं इस चित्र की सहायता से इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, आर्किमिडीज ने क्या कहा था? आर्किमिडीज ने ये कहा था कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, और यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा जितना भी पानी विस्थापित किया जाएगा, उस विस्थापित पानी के भार के बराबर आती है। मतलब क्या है? चलो हम पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं यहाँ पर, और प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करेंगे कि सर कैसे इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। पहले हम लिखते हैं, जब किसी वस्तु को वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, तथा यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है, के बराबर होती है। हमने लिखा कि आर्किमिडीज ने आखिरकार क्या बोला था। एग्जैक्ट उन्होंने ये कहा था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में हम डुबोएंगे, तो उसके भार में एक आभासी कमी आएगी, और ये जो आभासी कमी है, जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव है, उस द्रव के भार के बराबर होगी। क्या होता है? ये बात इन्होंने लिख दी थी। हम इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए सर, ये 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का एक धातु का टुकड़ा है, हम मानते हैं लोहे का टुकड़ा है, 5 किलोग्राम का बाट है। अब ये 5 किलोग्राम का बाट है, तो सर इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा, इसका भार होगा, वो होगा m इंटू जी। अगर हम m की वैल्यू 5 रखें और g की वैल्यू 10 मान लें, तो कितना आएगा? हम कहेंगे सर 50 न्यूटन। हम अगर बात करेंगे कि सर ये लोहे का एक बाट है, मान लो एक लोहे का सर बाट है, तो लोहे का बाट है, 5 किलोग्राम का है, तो इस पर नीचे पृथ्वी पर हवा में एक बल कार्य करेगा, जिसको हम इसका भार बोलेंगे, m इंटू जी, जो 50 न्यूटन काम करेगा, 50 न्यूटन काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसी ब्लॉक को देखो, यहाँ पर ये एक पात्र है, इस पात्र को यहाँ तक भरा गया है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ डालेंगे, तो यहाँ से पानी निकल कर इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने दूसरी वाली कंडीशन में क्या किया कि इसको उठाकर इस पात्र में ही डाल दिया। जब इस पात्र में डाला है, तो देखो इस पात्र में जैसे ही हमने इस लोहे के, मान लो ये 5 किलोग्राम का लोहे का बाट है, वो अभी उसको इमेजिन करना, तो लोहे के बाट को जैसे ही हमने इसमें डाला है, तो ये अपना क्षेत्र के बराबर, इसके जितना भी आयतन होगा उसके बराबर पानी बाहर निकाल देगा, ये पानी बाहर निकाल देगा। ये खुद 5 किलोग्राम का था। तो आप हमसे एक बात बताइए, इसका वजन 5 किलोग्राम ही होगा कि 5 किलोग्राम से कम होगा? आप यहाँ सोचो कि सर ये जो पानी है, ये अगर हमने 5 किलोग्राम का बाट इसमें डाला है, अगर हम इसमें कुछ भी डालते हैं तो पानी बाहर निकलता है, थोड़ा सा भी चीज़ डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलना है, क्योंकि हमने ये रास्ता बना रखा है। अगर हमने 5 किलोग्राम का बाट इसमें मान लो डुबो दिया है, तो जो पानी बाहर निकल के आएगा उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम होगा क्या? यहाँ सोच के देखो। तो यहाँ पर इसका जवाब है सर नहीं, 5 किलोग्राम नहीं होगा। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको जरा एक बार देखें। हम मानते हैं कि सर हमारे पास 5 किलोग्राम का एक बाट था, हमारे पास 5 किलोग्राम का एक बाट था, मान लो ये 5 केजी का बाट है।
हमने इस बाट के बराबर एक सांचा बनाया, एक माना कटोरा बनाया, और इसमें ये बाट पूरी तरह से बैठ गया, सट गया, बैठ गया। वो कटोरा इतना ही बड़ा है कि ये 5 किलो का बाट बस रख गया है। अब हमने उस 5 किलो के बाट को निकाल लिया। अब हमने उसकी जगह उस पात्र में पानी भर दिया। हमने उस बाट को निकाल लिया, अब उस पात्र में पानी भर दिया। अब जब हम पानी भर देंगे तो अब उस पानी का जो वजन होगा, क्या 5 किलो होगा? क्या वो 5 लीटर बन जाएगा इसमें? तुम कहोगे सर 5 लीटर तो बहुत बड़ा क्षेत्र घेरता है, ये 5 किलोग्राम का जो बाट है वो थोड़ी सी जगह घेरेगा। तो यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सर 5 किलोग्राम का जो बाट है वो जितनी भी जगह घेरेगा, सर उतनी जगह में 5 लीटर पानी तो नहीं बनेगा। क्योंकि मान लो कि हमने एक ऐसा पात्र बना रखा है जिसमें बाट पूरी तरह से फिट है। जब हमने बाट को निकाल लिया, उसमें पानी भर दिया, तो क्या 5 किलोग्राम होगा? तो नहीं होगा। बस सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर पानी का घनत्व तो कम होता है और बाट का घनत्व जो लोहा है उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो सर बाट का घनत्व ज्यादा होने के कारण वो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मात्रा उसकी बन जाती है, और लेकिन पानी का घनत्व सर कम है, इसलिए वो कम ही वजन की वस्तु ज्यादा जगह घेरेगी, कम वजन का पानी ज्यादा जगह घेरेगा। हमें इतना बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि सर जब यहाँ पर बाट को यहाँ डाला जाएगा तो ये अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। बाट का जितना भी आयतन होगा उतना आयतन का पानी यहाँ बाहर निकल आएगा। तो आप हमसे ये बताइए कि ये जो आयतन पानी बाहर निकला है, क्या ये बाट के बराबर होगा? 5 किलोग्राम होगा? नहीं हो सकता। क्योंकि भैया जितने बीच में बाट 5 किलोग्राम का बाट जितनी जगह में बन जाता है उतनी जगह में मात्र 1 लीटर मुश्किल से पानी बन पाएगा। 1 से थोड़ा ज्यादा मान लो, लेकिन 5 लीटर तो नहीं बन पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि सर ये तो 5 किलोग्राम का था, और हम मानते हैं कि सर 2 किलोग्राम पानी निकल गया। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि सर ये ब्लॉक 5 किलोग्राम का था और जिस पर नीचे की तरफ 50 न्यूटन का बल कार्य ही कर रहा था हवा में, ये हवा में है तब कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तो इसने इस अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित कर दिया। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सर इसने जो पानी बाहर निकाला होगा वो 5 किलोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 किलोग्राम का पात्र जितनी जगह में बनेगा उतनी जगह में 5 लीटर पानी कभी नहीं बन पाता है। ये हम जानते हैं। ये क्यों होता है? सर घनत्व अलग अलग है। लोहा का जो घनत्व है वो सर बहुत ज्यादा है तो कम जगह में ज्यादा बन जाता है, और पानी का घनत्व कम है तो वो कम जगह में कम ही बन पाता है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। अब हम बात करते हैं तो इसका, अब ये जो विस्थापित पानी है ये है विस्थापित पानी, विस्थापित विस्थापित द्रव है। ये हमारा विस्थापित द्रव है जो विस्थापित हुआ है। इस द्रव का अगर हम भार निकालना चाहें, भार इसका है, इसका अगर हम भार निकालना चाहें तो इसका भी फॉर्मूला m×g लगेगा। m कितना है सर? ये कितना भार निकला पानी का? तो 2 किलोग्राम का ये पानी बाहर निकला है, और g की वैल्यू हम 10 मान लेंगे तो कुल मिलाकर कितना? 20 न्यूटन। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि सर यहाँ से जो पानी विस्थापित हुआ है उसका जो भार होगा वो 20 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन होगा। और ये जो पानी यहाँ से विस्थापित हुआ है और इसी 20 न्यूटन के बराबर इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा जो ऊपर की तरफ इसको खींचने का प्रयास करेगा। ये 20 न्यूटन का बल लगेगा। मतलब आर्किमिडीज ने यही कहा था कि जब किसी वस्तु को पानी में डालेंगे तो उस वस्तु के द्वारा जितना भी पानी निकाल दिया जाएगा, जितना भी द्रव निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, उस द्रव का जितना भी भार होगा उतना ही बल ऊपर की तरफ इस पर कार्य करेगा। तो हमने देखा कि सर विस्थापित पानी 2 किलोग्राम था तो सर इसका भार हुआ 20 न्यूटन। इसका मतलब सर इस पर 20 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ कार्य करने लगेगा। और इस पर वास्तविकता में नीचे कितना काम कर रहा था? इस पर काम कर रहा था 50 न्यूटन। मतलब हवा में जब था तब ये 50 न्यूटन का बल नीचे लग रहा था, और अगर ये पानी में आ गया तो 20 न्यूटन का ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर अगर हम वास्तविक बल की गणना करते हैं, इस पर वास्तविक बल, वास्तविक बल की हम गणना करें तो कितना होगा वास्तविक बल? तो तुम कहोगे सर देखो 50 न्यूटन बल नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन। इसका मतलब 50 माइनस का 20, 50 माइनस का 20 बराबर हम कहेंगे सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन के भार से ये नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पानी जो हवा में 50 न्यूटन महसूस कर रहा था, ये पानी में जाते ही 30 न्यूटन महसूस करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये हवा में है, इस पिंड का हवा में भार 50 न्यूटन है, लेकिन जब इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने ऊपर मात्र 30 न्यूटन भार महसूस करेगा। तो इसके भार में ये जो कमी आई है, भार में कमी कितनी आई है सर? भार में कमी आई है 20 न्यूटन की, और 20 न्यूटन की कमी जो आई है सर, यही तो ये जो पानी विस्थापित किया गया था वो इसका भार 20 न्यूटन था, इसी के बराबर ही तो कमी आएगी।
और जितना ये भार होता है सर उतना ही बल ऊपर लगता है, और ये जो बल ऊपर लग रहा है वो वही उत्प्लावन बल कहलाता है। तो यहाँ से हम अगर बात करें सर उत्प्लावन बल का फॉर्मूला निकालें कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल अगर हम निकालने की कोशिश करें तो उत्प्लावन बल यहाँ पर अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो होगा क्या, उत्प्लावन बल अगर देखें तो हमारे पास उत्प्लावन बल निकल के आया 20, ये 20, क्योंकि ये पानी जितना ऊपर लगाएगा वही उत्प्लावन बल होता है। हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये है उत्प्लावन बल, ये है उत्प्लावन बल है सर, यही उत्प्लावन बल है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम इसका फॉर्मूला कहेंगे कि द्रवित, जो हम कहेंगे विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार हमें लिख देंगे विस्थापित द्रव का भार। यही तो आर्किमिडीज ने निकाल के बताया था कि देखो भाई, पानी जितना भी विस्थापित हो जाएगा उसका जितना भी भार होगा उतने ही भार के बराबर ये पानी ऊपर की तरफ बल लगाएगा, इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो जब भी कभी अगर हमारे सामने अगर ऐसे सवाल आए कि सर एक वस्तु है जिसको हमने पानी में डाल दिया है और उसने पानी को मान लो 3 किलोग्राम पानी विस्थापित कर दिया, तो बताइए फिर उसका भार, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होगा। अगर जी का मान 10 है तो देखो विस्थापित कितना किया था 3 किलोग्राम, तो 3 और माइनस कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे जी का, जी की वैल्यू 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करके 30 न्यूटन आ जाएगा। अगर हम इस वाले सवाल से समझें तो इस वाले सवाल से हम फॉर्मूला क्या निकल के आएगा सर, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, विस्थापित द्रव का भार, कितना पानी विस्थापित कर दिया है उसका भार है। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 30 न्यूटन क्या है, ये हम बोले ये वास्तविक बल, ये वास्तविक बल है, या हम बोल सकते हैं कि ये जो वस्तु होगी ये वस्तु जल में इसका भार होगा। हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये वस्तु का जल या द्रव लिखो, वस्तु का द्रव में भार है। ये क्या है भाई, ये 30 न्यूटन क्या निकल के आया है, ये 30 न्यूटन निकल के आया है कि जब इस वस्तु को द्रव में डालेंगे तो ये भार अपने ऊपर 30 न्यूटन महसूस करेगी। तो यहाँ से एक सवाल भी निकल के आ सकता है। देखो अगर हम बात करें सर उत्प्लावन बल इस वाले सवाल में कितना है, तो 20 न्यूटन है, वो 20 न्यूटन कैसे आ सकता है, ये क्या है, उस वस्तु का भार है जो वो जल के अंदर महसूस कर रही है, और ये क्या है 50 न्यूटन, ये उस वस्तु का भार है जो वो हवा में महसूस कर रही थी। तो सर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं सर वस्तु का हवा में, देखो 50 में से जब 30 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। इसका मतलब सर एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन सकता है, उत्प्लावन बल का एक फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का हवा में भार, हवा में इसका कितना भार है, माइनस वस्तु का द्रव में भार, ये कितना है। अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तब भी हम उत्प्लावन बल निकाल सकते हैं। ये देखो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है सर। अगर हम उत्प्लावन बल के फॉर्मूले हमारे पास दो आ गए, या तो हमें ये पता हो कि सर पानी कितना विस्थापित किया है उसका हमें द्रव्यमान देगा तो हम उत्प्लावन बल निकाल देंगे, या फिर सवाल ऐसे बनेगा कि एक वस्तु है जिसका हवा में भार 30 न्यूटन है, या हवा में भार, इसको मैं लेके चलता हूँ, हवा में भार 50 न्यूटन है और जैसे ही उसको किसी द्रव में डाला जाता है तो वो उसका भार 30 न्यूटन हो जाता है। तो बताइए उत्प्लावन बल कितना होगा। तो हम सीधा सीधा 50 में से 30 घटा के कह देंगे सर 20 न्यूटन। यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनेगा, यदि किसी वस्तु का हवा में भार x न्यूटन है और जल में भार y न्यूटन है तो उसका उत्प्लावन बल कितना होगा, x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई होगा। तो एक हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, एक जो हमें करके दिखाइए भाई क्वेश्चन एक, यदि एक वस्तु का भार वायु में x न्यूटन है तथा एक द्रव में बाई न्यूटन है तो उसका उत्प्लावन बल क्या होगा।
तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम कहेंगे सर हवा में कितना भार है, हवा में सर x न्यूटन है। अच्छा, हवा के भार में से पानी में कितना वो भार महसूस कर रही है, बाई न्यूटन, तो सीधा सीधा x माइनस बाई कर दो, तो हम कहेंगे सर b और f बोयंसी फोर्स, ये बायंसी फोर्स बोल देते हैं, उत्प्लावन बल, मैं शॉर्ट में दिखा दिया, उत्प्लावन बल बराबर x माइनस बाई और यहाँ लिख देंगे न्यूटन। अब इन x और y के स्थान पर वो कोई आंकिक मान दे सकता है, आंकिक मान नहीं देगा तो सर द्रव्यमान दे देगा, g की वैल्यू तुम जानते हो यहाँ से, तो यहाँ से किस तरह से सवाल बनेगा वो निकाल सकते हो। तो हम यहाँ समझाएगा सर उत्प्लावन बल का फॉर्मूला क्या निकला, विस्थापित द्रव का भार जितना भी होगा वही उत्प्लावन बल होता है। दूसरा सर उत्प्लावन बल का एक और फॉर्मूला होता है वस्तु का हवा में भार, वस्तु का हवा में भार माइनस द्रव का वस्तु का द्रव में भार, द्रव में वो कितना भार अपना महसूस कर रही है। इसके साथ ही एक फॉर्मूला और है उत्प्लावन बल का, मैं डायरेक्ट देखो बी एफ लिख रहा हूँ, बोयंसी फोर्स का डायरेक्ट होता है कि वस्तु का घनत्व, नहीं, द्रव का घनत्व, यहाँ पर है द्रव का घनत्व मल्टीप्लाई बाई डूबी हुई वस्तु का आयतन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला और है हम जो निकाल सकते हैं। इसका मतलब उत्प्लावन बल के 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है सर पानी कितना विस्थापित कर दिया है उसका भार निकाल लो mg से, m इंटू जी करके, तो वो उत्प्लावन बल होता है। दूसरा अगर हमें ये देगा कि हवा में ये वस्तु अपने ऊपर इतना भार महसूस करती है और किसी द्रव में डालने पर ये इतना भार महसूस कर रही है, तो हवा के भार में से द्रव का भार निकाल देंगे तो आराम से उत्प्लावन बल आ जाएगा। अगला सर द्रव का घनत्व, जिस द्रव में हम डुबो रहे हैं उसका घनत्व अगर दिया है तो हम वहां से सर कैसे निकालेंगे उत्प्लावन बल, तो द्रव का जितना भी घनत्व है वो रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसी वस्तु का जितना भी भाग, जितना भी हिस्सा पानी में डूबा होगा, तो जितना हिस्सा डूबा हुआ है उसका आयतन कितना है उसको हम यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्प्लावन बल निकल आता है। तो ये उत्प्लावन बल के 3 फॉर्मूले हमारे सामने निकल कर आए हैं। ये अब हम बात करते, और ये एक सवाल है यहाँ पर x और y के स्थान पर कुछ वैल्यू रखकर भी दे सकता है, वो हम आराम से बता सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सर ये वस्तु का जो भार होता है वो तो m इंटू जी होता है, m इंटू जी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि सर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल कुछ 4 पॉइंट हैं जिन 4 चीजों पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। तो हम यहाँ तक अभी समझे कि सर उत्प्लावन बल होता क्या है। सर इसके 3 फॉर्मूले होते हैं और क्या आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो तुम्हारे सामने है। मतलब एक बार मैं फ्लैशबैक में बताता हूँ, आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबोएंगे तो वह अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगी, लेकिन जितना भी वो पानी बाहर निकालेगी उसका जितना भार होगा उतना ही इसके ऊपर और इसके ऊपर की तरफ एक बल कार्य करने लगेगा, इसको उत्प्लवन बल कहेंगे और ये अपने भार में कमी महसूस करेगा, आभासी कमी महसूस करेगा। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं और ये एक सवाल किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं बताता हूँ उत्प्लावन बल 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है वो हम देखते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि उत्प्लावन बल आखिरकार किस पर निर्भर करता है। देखिए अगर हम बात करें, ये जो उत्प्लावन बल है इसको हमने बी एफ लिखा है, बायंट फोर्स। तो हम कहेंगे सर पहला जो बी एफ है वो समानुपाती होता है विस्थापित द्रव के भार। देखो विस्थापित द्रव का भार जितना ज़्यादा होगा सर उतना ही ज़्यादा उत्प्लावन बल मिल जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे बी एफ समानुपाती विस्थापित द्रव का भार, पहली बात ये। अगला सर बी एफ समानुपाती होता है किसके, द्रव का घनत्व, जिस द्रव में वो डुबोई जा रही है चीज उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। सर अगर द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो सर उत्प्लावन बल ज्यादा मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई समुद्र में जहाज चल रहा है, समुद्र में जहाज अगर चल रहा है तो समुद्र में होता क्या है, समुद्र में वो थोड़ा ऊपर रहता है और जैसे ही नदी में आता है, नदी में तो थोड़ा सा धंस जाता है। क्यों धंस जाता है, क्योंकि सर समुद्र में पानी होता है खारा और पानी खारा होने के कारण उसका घनत्व ज्यादा होता है। जब घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावन बल ज्यादा देगा, वो उत्प्लावन बल ज्यादा देगा तो ऊपर है, जहाज ऊपर है, लेकिन जैसे ही वो नदी में जाएगा तो वहां पर खारापन खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पर डेंसिटी कम हो गई और जैसे ही डेंसिटी कम हुई तो उत्प्लावन बल भी कम हो जाता है, थोड़ा सा धंस जाता है, उत्प्लावन बल भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर ये धंस जाता है। यही कारण है कि जब जहाज समुद्र से नदी में उतरता है तो थोड़ा सा धंस जाता है
और नदी से समुद्र में जाएगा थोड़ा सा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा, उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उत्प्लावन बल ज़्यादा मिलता है, तो जहाज को ऊपर कर देता है समुद्र का पानी। और उसमें नदी के पानी में डेंसिटी होती नहीं, उसमें नदी के पानी में खारापन होता नहीं है, तो डेंसिटी कम है, इसीलिए जहाज को थोड़ा सा धंसा देगा नीचे, क्योंकि उत्प्लावन बल कम मिल पाएगा। अब देखते हैं सर, उत्प्लावन बल एक और होता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो हम द्रव का घनत्व मतलब द्रव का जो घनत्व होगा उसके भी समानुपाती है, कि अगर सर द्रव का घनत्व ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल ज़्यादा मिल जाएगा, और सर कम है तो कम मिलेगा। अगली बात है सर, डूबे हुए भाग का आयतन एक और समानुपाती होता है, F समानुपाती डूबे हुए भाग का आयतन। मतलब जो वस्तु को हम डुबा रहे हैं उस वस्तु के आकार पर निर्भर करेगा, मतलब उसका आकार जैसा भी होगा तो भाई साहब आयतन अलग अलग आकार की अगर आकृति है तो उसका आयतन अलग होता है। जैसे हम बॉक्स लेंगे तो उसका आयतन अलग होगा, उसको गोल बना देंगे तो उसका आयतन अलग होगा। तो कुल मिलाकर डूबे हुए भाग का आयतन यहाँ लिख दो पूरा, आयतन इसके समानुपाती होता है। सर इसका आयतन जितना ज़्यादा होगा सर उतना हमें उत्प्लावन बल ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये भी मिल जाएगा, घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना हमको ये भी मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है? जैसे एक बात बताएं, आयतन का मतलब होता है उस वस्तु का सर आकार। जैसे अगर हमने एक मान लो 15 किलोग्राम का लोहे का एक बॉल बनाई, 15 किलोग्राम लोहे की एक बॉल बनाई और उसको पानी में छोड़ा, समुद्र में छोड़ दो चाहे कहीं छोड़ दो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर वही 15 किलोग्राम छोड़ो 50 किलोग्राम की लोहे की चादर मैंने बनाई, बहुत लंबी अगर चादर बना दी तो उसका होगा क्या? जब बॉल बनाई थी तब उसका सर आयतन बहुत कम था, जब मैंने उसकी चादर बना दी और जहाज के नीचे लगा दी तो देखो वो 15 किलोग्राम का डूब गया क्योंकि उसका आयतन कम था। और मैंने 50 किलोग्राम की चादर बना दी और बड़े जहाज के नीचे तली में लगा दी है तो सर जहाज नहीं डूबता, जबकि वो 50 किलोग्राम की चादर है। तो हमने किया क्या है कि जो लोहे की बॉल थी सर उसका तो आयतन कम था, इसलिए वो आयतन कम होने के कारण उत्प्लावन बल उसको कम मिला तो वो डूब गई। लेकिन अगर उसी वस्तु ये तो मैंने 15 किलोग्राम की ली, अगर इसकी जगह मैंने 50 किलोग्राम की लेकर और उसकी चादर बनाकर मैंने जहाज के नीचे लगा दी तो सर जहाज नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फैला दिया ना, उसका आकार बदल दिया, मतलब आयतन बढ़ा दिया, और जैसे ही आयतन बढ़ाया तो उत्प्लावन बल बढ़ गया तो जहाज फिर डूबा नहीं। ये भी इसके पीछे लॉजिक होता है। अगला एक और बात हम समझते हैं। एक बात बताओ, अगर किसी द्रव को हम गर्म करेंगे, अगर हमने कोई द्रव गर्म किया है तो उसके घनत्व में कमी आती है। अगर कोई द्रव है गर्म किया जा रहा है तो उसका डेंसिटी कम होगी, तो अगर हम गर्म करेंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो गया तो सर बायएंसी फोर्स भी कम हो जाएगा। अगर घनत्व कम हो गया तो उत्प्लावन बल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब सर तापमान के जस्ट उल्टा होता है। अगर किसी लिक्विड का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने के कारण सर भी बल भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो BF है, बायएंट फोर्स है, ये 1 तापमान। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो उत्प्लावन बल है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, और जैसे ही घनत्व कम होगा तो ये फोर्स तो इसके समानुपाती होता है, तो चलिए फोर्स भी कम हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि सर उत्प्लावन बल ये 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आपसे सवाल, देखो यहाँ पर विस्थापित द्रव का भार है, भार मतलब mg, तो mg में तो g भी आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्प्लावन बल गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। सर चंद्रमा पर उत्प्लावन बल कम मिलेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, और सर पृथ्वी पर उत्प्लावन बल ज़्यादा मिल जाएगा। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी ज़्यादा होता है तो उत्प्लावन बल ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर तुम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते आओगे तो जी की वैल्यू कम होती है तो उत्प्लावन बल कम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम तमाम सवाल बना सकते हैं। इसके बाद एक नोट पॉइंट और रह गया है, इसको हम और समझते हैं कि ये क्या है। नोट पॉइंट क्या है कि एक 3 कंडीशन मानते हैं, माना वस्तु का हवा में भार W1 है तथा उत्प्लावन बल W2 है। तो हमने ये कहा कि कोई वस्तु है, उसका जो हवा में भार है, हवा में, वो है W1, और उसका जो उत्प्लावन बल है, वो है W2।
तो हम यहाँ पर बनाएंगे 3 कंडीशन। देखो ये हमारे पास एक बाथ टब है जिसमें हमने पानी भर रखा है भाई साहब, ये पानी है, पानी इसमें पूरे में भरा हुआ है। 3 कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन हम बनाते हैं सर, यहाँ बनाते हैं कि सर W1, ये जो हवा में भार है W1, अगर ये हवा में भार ज़्यादा है W2 से, W2 क्या है? उत्प्लावन बल, मतलब ऊपर लगने वाला बल। ये है वस्तु, ये है। अगर ये ऊपर है W2 और नीचे है W1, तो हमने ये कहा है कि सर W1 ज़्यादा है। W1 का मतलब क्या है कि सर ये हवा में भार इसका ज़्यादा था, मतलब हवा में जब ये थी तब इसका भार नीचे ज़्यादा था, और उत्प्लावन बल ये कम है। तो फिर ये वस्तु की कंडीशन कहाँ रहेगी? सर ये वस्तु बिना डूबे पानी को ऊपर ऊपर तैरेगी। पानी को ऊपर ऊपर तैरने के लिए क्या होना चाहिए? सर इस वस्तु का जो ये क्या कह रहे हैं, मानव वस्तु का हवा में भार W1 है और उत्प्लावन बल W2 है, और W1 ज़्यादा है। नहीं, उल्टा कर दिया भाई साहब, उल्टा हमने कर दिया। यहाँ पर इस तरह से कंडीशन है, ये है कंडीशन, मतलब उत्प्लावन बल ये ज़्यादा है और हवा में भार जो W1 था, हवा में भार जो W1 था वो कम है। हवा में भार वस्तु का कम है लेकिन उत्प्लावन बल ज़्यादा है, तो ये वस्तु बिना डूबे तैरेगी। तो हम यहाँ याद रखेंगे, इसमें क्या होगा? वस्तु बिना डूबे तैरेगी। अगर ऐसा हुआ सर कि W2 और W1, ये W1 बराबर W2, अगर ऐसा हो गया सर तो कि उत्प्लावन बल जितना है उतना ही इसका हवा में भार है, उत्प्लावन बल जितना है उतना ही इसका हवा में भार है, तो फिर ये वस्तु डूब कर तैरेगी, पानी में डूब कर तैरेगी। और अगर सर एक कंडीशन ऐसी हुई तो कि इसका जो W1 है और W2 है, हमने कहा कि सब नीचे जो W1 कार्य कर रहा है सर, W1 ज़्यादा है W2 से, मतलब ऊपर लगने वाला जो बल है उत्प्लावन बल वो कम है, नीचे की तरफ ज़्यादा खींच रहा है, तो सर नीचे खींच कर यहाँ पर तली में लाकर बैठा देगा। ये 3 कंडीशन है, ये इसको ध्यान से पढ़ना कि सर ये क्या है? W1 ये हवा में उस वस्तु का भार है, हवा में उसका वस्तु का भार है, और W2 क्या है? ये सर उत्प्लावन बल है। सर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वस्तु बिना डूबे तैरेगी, सर ये दोनों बराबर होंगे तो डूब कर तैरेगी, और सर अगर ये जो वस्तु का भार ज़्यादा है, उत्प्लावन बल कम पड़ गया, तो ये डूब जाएगी, बिल्कुल तली में जाकर बैठ जाएगी। ये 3 कंडीशन और हम समझेंगे। इसके बाद हम एक बात समझते हैं कि सर संसार की कोई भी वस्तु है अगर तैरेगी तो वहाँ पर सिद्धांत कौन सा काम कर रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और अगर बल की बात करें तो बल कौन सा कर रहा है? उत्प्लावन बल। मुर्दा अगर तैर रहा है तो उत्प्लावन बल के कारण, और सिद्धांत है आर्किमिडीज का। अगर लकड़ी तैर रही है तो सर सिद्धांत है आर्किमिडीज और बल है उत्प्लावन बल। अगर पानी में एक जहाज तैर रहा है तो सर बल है उत्प्लावन बल और सिद्धांत है आर्किमिडीज का। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एक व्यक्ति तैर रहा है, जिंदा व्यक्ति है, वो तैर रहा है, तो यहाँ पर बल तो लगेगा उत्प्लावन बल और दूसरा सिद्धांत होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन इसके साथ ही साथ न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, क्योंकि वो जैसे क्रिया करेगा ना तो आगे की तरफ प्रतिक्रिया मिलेगी उसको। तो जब कोई व्यक्ति खुद से तैर रहा है तो वहाँ पर उत्प्लावन बल भी लगेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी लगेगा, और वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी फॉलो कर रहा है। तो ये हुआ हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर लगा होगा ये, और नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसमें प्राप्त हुई होगी तुम्हें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करके बहुत कंटेंट जुटाया है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश की है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक काम करना, आप इसको दोबारा से देखना, इसको दोबारा से वीडियो को देखना ध्यान से, और अगर फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट कर देना कि सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मुझे अब दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।